हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी उपेंद्र सिंह के बुक के चैप्टर की डिस्कशन को। लास्ट लेक्चर तक हम लोग पढ़ रहे थे 4 वेदास के बारे में और मैंने उस लेक्चर को वाइंड अप करते हुए आपको ये बताया था कि हम अगले लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि वेदास के ऊपर हम क्या 100% अपनी रिलायबिलिटी जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं क्या। हम वेदास के ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं क्या। कोई डाउट या कोई शंका करने वाली बात तो नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों ये है कि वेदास के ऊपर हिस्टोरियंस जो है 100% रिलाय नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर वेदास की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हो सकता है जो वेदास में जो बातें लिखी गई हो वो सच हो सकता है वो जो उसके अंदर चीजें मेंशन्ड है, आइटम्स मेंशन्ड है, वो हो सकता है उस जमाने में एग्जिस्ट करते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने मिलकर उस चीज को स्टडी करा या उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करी, खुदाई वगैरह करते हुए, स्टडी करते हुए, तो उनको रियल लाइफ में वो एविडेंसेस जो हैं वो प्राप्त ही नहीं हुए। तो जब हमारे सामने किसी चीज का आंखों देखा कोई एक पुख्ता सबूत नहीं होता है, कोई एविडेंस नहीं होता है, तो हमारा मन उस चीज को लेकर किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए विचलित रहता है। हम 100% फिर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये सेम दिक्कत हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो फेस करते हैं वाइल रिलाइंग ऑन द वेदास, या फिर उसके टेक्स्ट को 100% यानी कि 100% सही मानना। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है हम ये बनाएंगे, मतलब ये जो हम डिस्कस करने वाले ये लेक्चर इसके बारे में बनेगा कि वेदास की रिलायबिलिटी कितनी सही है या कितनी गलत है। हिस्टोरियंस जो हैं, राइटर सबसे पहले आपको यहां पर ये बता रहे हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार जो हैं, वो वेदास के अंदर जो भी कल्चरल एस्पेक्ट्स जो भी रिप्रेजेंट करे गए हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि अभी तक हम जान चुके हैं, वेदास काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और बहुत बार उनका जो टेक्स्ट है वो कॉम्प्लेक्स है। 100% सारे के सारे जो टेक्स्ट हैं वो हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है, और सबको इतिहास में जब वो लिखे गए थे वहां से लेकर आज तक हर कोई जान भी नहीं सकता। तो पॉइंट ये है, इट इज़ नॉट ईजी टू इंटरप्रेट। और मैंने आपको हिस्टोरिकल टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशंस के संदर्भ में एक मुख्य चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो। वो चीज़ क्या है, जब भी आप किसी लैंग्वेज में लिखे गए किसी टेक्स्ट को जो कि ओरिजिनली एक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, आप उसको किसी और भाषा के अंदर कन्वर्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ों के मीनिंग्स, उनके रेफरेंसेस, उनका कंटेक्स्ट, उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी एनालिसिस और उनकी अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है जब हमें उस चीज़ को कन्वर्ट करके किसी और भाषा में देना होता है किसी और व्यक्ति को समझाने के लिए। तो हो सकता है वो जो ओरिजिनल इंटेंट हो या जो ओरिजिनल इंटेंशन हो वो खो जाए, वो अवेलेबल ही ना हो। ये सेम चीज वैदिक टेक्स्ट में भी एसोसिएटेड है, क्योंकि जो वैदिक टेक्स्ट है, जो वेदास की संस्कृत है, वो आज के जमाने की संस्कृत नहीं है, वो वैदिक संस्कृत है। ठीक है, अब इसके अलावा चलो ठीक है, एक तो दिक्कत इंटरप्रिटेशन की हो गई, पहली दिक्कत हो गई। दूसरी दिक्कत ये है जो हिस्टोरियंस फेस करते हैं वेदास को स्टडी करते हुए, ये है वेदास को एग्जैक्टली एक प्रिसाइज डेट देना। अब जिस भी पर्टिकुलर वक्त और जमाने में ये वेदास लिखे गए थे, वो भी एक चीज प्रिसाइज तरीके से हम तय नहीं कर सकते, सुनिश्चित नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज डिस्प्यूटेबल। हम उसको एक प्रॉपर टाइमलाइन नहीं दे सकते कि हाँ इस पर्टिकुलर ईयर में ये घटनाक्रम हुआ था, इस पर्टिकुलर ईयर में ये हुआ था, इधर ऐसा हुआ था, इधर वैसा हुआ था। हमारे पास एक दिक्कत, यानी कि स्टूडेंट्स के पास एक जो दिक्कत आती है वेदास को स्टडी करते हुए, वो होती है वेदास की डेटिंग से रिलेटेड, यानी कि उसको प्रिसाइज एक डेट देने से रिलेटेड। अब जो डेट्स की जो रेंज है ना दोस्तों, जो टाइम पीरियड है वो इतना बड़ा है, उतना विशाल, उतना भयंकर है कि उसमें पता नहीं कितनी ही सारी चीजें, सैकड़ों चीजें चेंज हो गई होंगी। अब यार मैं आपको एक टाइम पीरियड दूं किसी भी चीज का, मैं अगर आपसे ये बोलूं 2020 से लेकर 30 तक ऐसा ऐसा हुआ, तो आपके लिए 10 साल भी बहुत बड़े हैं। अब मैं बात करने लगूं
कि ये वाली चीज जो उत्पन्न हुई या फिर ये जो फिनोमेना आया, फिर वर्ल्ड में ये वाली चीजें जो विटनेस करी गई, ऐसा कल्चर, ऐसी राजनीति, ऐसे इलेक्शंस, ये वो करके, इसका मैं टाइम रेंज आपको दे दूं फ्रॉम 1700 टू 2024। तो आपके दिमाग में भी एक चीज जागेगी, यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इतना बड़ा टाइम पीरियड एक छोटे से इवेंट को समझाने के लिए। ये वेदास के साथ एक दिक्कत है। अब देखो उसमें पॉइंट ये है ना कि उस टाइम पर कंपाइलेशंस वगैरह उनकी करी नहीं गई थी। दिक्कत ये जिन्होंने लिखा है उन्होंने तो अपने वक्त के हिसाब से इसको सही लिखा है, लेकिन हम एक्चुअली क्या है कि इसको आज पढ़ना चाहते तो हम थोड़े से पढ़ते हुए इसको मीन हो जाते हैं किसी भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट को, कि भाई वो चीज़ हमें समझ में क्यों नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। ये ज़रूरी थोड़ी ना है। हर एक चीज़ इंसान हर एक ज़माने में, हर एक वक्त में, इतिहास में जब भी उसने लिखी है तो वो फ्यूचर में प्रिजर्व करने के लिए लिखी गई होगी। ये तो हम मीन हो जाते हैं किसी भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट को पढ़ते हुए, या फिर हमारे अंदर वो ईगो आ जाता है कि भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, और हम पास्ट में उन पास्ट चीज़ों को जो मेंटेन नहीं रह पाई, जो प्रिजर्व नहीं रह पाई, हम उसके साथ ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर गलती किसी की नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर जो हमारे पास रेफरेंसेस अवेलेबल हैं उनको जानना, उनको समझना, उनको एनालाइज करना, उनको इंटरप्रेट करना, और उसके साथ एसोसिएटेड जो समस्याएं हैं सिर्फ उसको जानने के लिए बैठे हैं। इसलिए हिस्टोरियंस को और आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखना पड़ता है, क्योंकि आप इतिहास की चीजों को जानने के लिए मन गढ़ंत कहानी भी नहीं बना सकते हो, और आपको लड़ना थोड़ी ना किसी चीज को, लड़ने के लिए अवेलेबल ही कौन है, कर क्या लोगे अगर किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हो, हरप्पन स्क्रिप्ट को नहीं समझ पा रहे हो, कहां जाकर अपना माथा फोड़ोगे या किसका माथा फोड़ोगे, कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो डेट जो है that have been suggested for the composition of this text, it ranges from 6000 BC to 1000 BC। अब आर्यन ये बहुत बड़ी रेंज नहीं होगी, छोटी मोटी रेंज है क्या ये, है ना? तो जो ये वैदिक टेक्स्ट जब माना जाता है कि कंपोज करे गए, इनकी रेंज बहुत बड़ी है। तो ठीक है, ये तीसरी प्रॉब्लम है। पहली क्या थी? इंटरप्रिटेशन। दूसरी क्या है? डेट देना। तीसरी क्या है? टाइम रेंज। फिर और प्रॉब्लम क्या है? वेदास में जो कल्चरल कंटेक्स्ट के संदर्भ में जो भी बातें लिखी गई हैं वो सारी की सारी एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, जैसे मेटल्स का यूज बताया गया हमें, ठीक है, मेटल्स का यूज हमें बताया गया। अब दोस्तों ये वाली चीज तो आप भी जानते हो, ये तो 6000 BC है ना? आप भी जानते हो 6000 BC से 1000 BC का टाइमलाइन है। लेकिन आप मुझे एग्जैक्टली बताओ, जैसे कुछ जो मेटल्स हैं लाइक आयरन, उनकी एग्जैक्ट सेंचुरी क्या है, कब आयरन इन्वेंट हुआ, क्या माना जाता है? हम रेफरेंस के लिए कौन सी सेंचुरी को लेते हैं? शाबाश, 6th सेंचुरी BC, है ना? और वो कौन सा टाइम पीरियड था? दो महापुरुष कौन से पैदा हुए थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की धरती पर? वर्धमान महावीरा एंड, क्या बोल रहे हो मयूर? गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीरा। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे वैदिक टेक्स्ट हमें कल्चरल कंटेक्स्ट के संदर्भ में ये बताते हैं कि मेटल्स का यूज होने लगा था। लेकिन अगर हम यानी कि हिस्टोरियन से आर्कियोलॉजिस्ट इसको मुड़कर देखें तो इट वॉज नॉट नोन एट दैट टाइम। अब पॉइंट पता है क्या आ जाता है? दिक्कत भरी बात एक ये आ जाती है दोस्तों, ये है हिस्टोरिकल टेक्स्ट। मान लो ये एक ऋग्वेद का एक टेक्स्ट है, ये फोटो एक ऋग्वेद का टेक्स्ट है। पहले हिस्टोरियंस ने अपना माथा खर्च करा वैदिक संस्कृत को नॉर्मल संस्कृत के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। फिर किसी और कंट्री के हिस्टोरियंस का इंटरेस्ट आया होगा तो फिर ये लैंग्वेज भी ट्रांसलेट हुई। फिर उन्होंने समझा, टाइम पीरियड को स्टडी करा, आर्कियोलॉजिस्ट की, एस्केवेटर्स की, खुदाई जो करते हैं ज़मीन से चीज़ों और अवशेष को निकालते हैं, उनकी हेल्प ली। उसके बाद जाकर अब सरदर्द होने लग जाता है, पर्सन अपने बाल खुजलाने लग जाता है कि भाई टेक्स्ट में कुछ और गिवन है लेकिन वो मिल ही कहाँ रहा है। और जब आर्कियोलॉजिस्ट को और हिस्टोरियंस को जो मेटल्स का जो संदर्भ मिला वो ये माना गया कि वैदिक टेक्स्ट में जब मेटल्स की बात अगर हो रही है तो वो उस टाइम पीरियड तक तो अवेलेबल थे ही नहीं, क्योंकि उनका एक भी ट्रेसेस जहाँ जहाँ जिस रीजन में वेदास के संदर्भ में कोई भी चीज़ लिखी गई है या फिर अर्ली वैदिक टेक्स्ट और लेटर वैदिक टेक्स्ट को कंपाइल करा गया है तो मेटल्स के तो एविडेंसेस हमें मिलते ही नहीं है।
तो दिक्कत यहाँ पर पता है क्या है? दिक्कत यहाँ पर है रिलायबिलिटी की, कि अब हम इस बात को सच माने भी कि नहीं माने, ये चौथी दिक्कत है। और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। अब बड़े सारे जो हिस्टोरियंस हैं दोस्तों, वो अर्ली वैदिक टेक्स्ट का, अर्ली वैदिक लिटरेचर का जो टाइम पीरियड है वो लेते हैं फ्रॉम 1500 टू 1000 बीसी, और वहीं पर वो लेटर वैदिक टेक्स्ट का जो टाइम पीरियड लेते हैं वो लेते हैं 1000 टू 500 बीसी। ये चीज़ आपने हिस्ट्री, तमिलनाडु हिस्ट्री पूनमदला दहिया में भी सुनी होगी, है ना? हम लोग यही पढ़ते हैं ना जनरली, ये डेट 1500 टू 500 बीसी ऐसा करके, जिसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, अर्ली वैदिक टेक्स्ट और लेटर वैदिक टेक्स्ट, है ना? यही पढ़ते हैं। लेकिन उपेंद्र सिंह थोड़ा सा हमें प्रिसाइज वे में बता रहे हैं यहाँ पर राइटर, कि ये जो डेट्स हैं, कई सारे स्टोरीज का ये भी मानना है, दे इट रेंजेस फ्रॉम 6000 बीसी टू 1000 बीसी। ओके, लेकिन चलो हम डेट्स को लेकर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, मेन कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ तो पता होगी, अगर मैं चारों वेदास की किताबों को लूँ और इनको बाइफरकेट करूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा अर्ली वैदिक टेक्स्ट है? कौन कौन से अर्ली वैदिक टेक्स्ट है इनमें से? सिर्फ ऋग्वेद? यस, सिर्फ ऋग्वेद। और लेटर वैदिक टेक्स्ट में क्या ये तीनों आ जाएंगे एक साथ? ठीक है, ये तीनों जो है वो लेटर वैदिक टेक्स्ट में आ जाएंगे। आपका होमवर्क ये है, आप कमेंट करके ये बताओ, वेदास की कंटेक्स्ट में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, अपने फाउंडेशन कोर्स में, एनसीईआरटी में हजारों बार, पूनमदला दहिया में लाखों बार मेरे साथ सुन रखा है कि अर्ली वैदिक टेक्स्ट है वो है ऋग्वेद, लेटर वैदिक टेक्स्ट जो है वो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, बाकी तीन वेद, है ना? इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ क्लेम करके बता रहा हूँ, ठीक है, कि अर्ली वैदिक टेक्स्ट में अपार्ट फ्रॉम ऋग्वेद और भी बुक्स आती हैं, और भी टेक्स्ट आते हैं, और भी कैटेगराइजेशन है इसकी। और लेटर वैदिक टेक्स्ट में अपार्ट फ्रॉम दीज 3 बुक्स ऑफ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और भी बुक्स आती हैं। तो आप सर्च करके अपनी नॉलेज को एकत्रित करके कमेंट सेक्शन में लिखो कि ऋग्वेद जो अर्ली वैदिक टेक्स्ट है उसमें ऋग्वेद के अलावा कौन कौन सी बुक्स हैं, और लेटर वैदिक टेक्स्ट में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अलावा कौन कौन सी बुक्स हैं। ये आपके 2 होमवर्क हैं इस लेक्चर से। ओके, जितने सर्च करके लिख सको उतने लिख लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये तो अब बहुत पुराना हो गया बच्चों वाला यूपीएससी के लिए, कि वो ये पूछ लें कि ऋग्वेद क्या अर्ली वैदिक टेक्स्ट है, लेटर वैदिक टेक्स्ट है। अब हमें लगता है कि जब हम अर्ली वैदिक या लेटर वैदिक बोलते हैं तो सिर्फ वेदास की बातें होती हैं, ऐसा नहीं होता, और भी टेक्स्ट है। मैंने आपको ये चीज़ क्लेम करके बता दी, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका होमवर्क है कि आप उसको बताओगे कि कौन कौन से अपार्ट फ्रॉम ऋग्वेद अर्ली वैदिक लिटरेचर के पार्ट हैं, अपार्ट फ्रॉम यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा कौन कौन से लेटर वैदिक टेक्स्ट के पार्ट हैं। ठीक है, अब जो वैदिक टेक्स्ट हैं, एक चीज डिनाई नहीं करी जा सकती। सबसे पहले तो दोस्तों अगर मैं एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन करूं तो आप मुझे ये बताओ, क्या मैं वेदास को कंप्लीटली एसोसिएटेड हिंदू धर्म के साथ मान सकता हूं? है ना, बिल्कुल मान सकता हूं। अब जिस जमाने में लिखे गए हैं, जिस तरीके की बातें वैदिक टेक्स्ट में हमें जानने को मिलती हैं, वो एक प्रकार से ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की ही बातें हैं जो ब्राह्मण लोग करते हैं। प्रॉपर मतलब जैसे एक तरीके से पुरोहित, पंडित, पुजारी जैसे लोग, है ना, वो करते हैं। तो वैदिक टेक्स्ट एक ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का पार्ट ही माने गए हैं, कि ये जो चारों के चारों जो वैदिक बुक्स हैं ये ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का पार्ट ही माने गए हैं। आपने लास्ट लेक्चर में तो और डिटेल में मेरे साथ ये वाली चीज़ें समझ ही ली कि ऋग्वेद के अंदर हाइम्स ऐसी ऐसी, मैंने आपको सामवेद के अंदर म्यूजिक मेलोडीज बताई, मैंने आपको यजुर्वेद के अंदर मैजिकल स्पेल्स के बारे में बताया काफ़ी डिटेल में, लेकिन वो और हवन और यज्ञ के बारे में मैंने आपको बताया यजुर्वेद के अंदर, है ना। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हिंदू धर्म और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के साथ ही तो एसोसिएटेड है। तो वैदिक टेक्स्ट को ऐसा माना गया कि वो एक ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का पार्ट है, क्योंकि जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो भी वो प्रिजर्व करे गए हैं, और जो भी नॉलेज जो ट्रांसमिट करी गई है, वो ब्राह्मण जो लोग थे, ब्राह्मणवादी जो लोग थे, उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ही प्रिजर्व करा है, और उन्होंने ही वो ज्ञान जो है आगे चलकर नेक्स्ट जनरेशन को बताया, जिसको आज तक हम मानते हैं। तो यानी कि वैदिक टेक्स्ट जर्नली ब्राह्मण लोगों की रिलीजियस बिलीव्स को, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को
और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाते हैं। जैसे आज भी वेदास में गिवन है एक बात कि गौ माता की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि गाय के पेट में 36 कोटि के देवी देवता का वास होता है। एक तरीके से आप इसको 36 करोड़ देवी देवता मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेंटेनर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश का तो वास है ही है, लेकिन उसके अलावा 36 कोटि के देवी देवता का वास है। उसमें से प्रमुख जो स्थान है गौ माता के पेट में वो है विष्णु जी का। हम इसलिए गौ हत्या को बहुत बड़ा पाप मानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। गाय की सेवा करनी चाहिए अगर आपके जीवन में ऊंच नीच है। गाय की सेवा करने से आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है, शांति व्यवस्था आती है, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ता है। ये सारी चीज़ें इंसान आज भी मानता है। जब आपके बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आप किसी पंडित को, पुजारी को अपना हाथ दिखवाओ, वो भी यही कहते हैं कि आप गौदान करो, आप गाय को रोटी खिलाओ, आप गाय को गुड़ चने खिलाओ, आप गाय की जितनी हो सकता है सेवा करो। किसी किसी के जीवन तो और बिल्कुल मिट्टी में ध्वस्त हो जाता है, उसके पास तो कोई होप भी नहीं होती, तो लोग तो एक्सट्रीम लेवल तक भी चले जाते हैं, गौमूत्र भी पी लेते हैं, उसको भी पवित्र माना गया। ये सब नॉलेज आज तक 2024 तक है कैसे इंसानों के पास? हिंदू धर्म में बंदे और बंदियों के पास है कैसे वाली नॉलेज? बिकॉज ऑफ द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, जो कि जब वो ब्राह्मणवादी लोग अपनी रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिस और पॉइंट ऑफ व्यू को जिस जमाने में उन्होंने ये सब चीजें लिखी थी, सिखाई थी लोगों को, ये ट्रांसमिट होती हुई चली गई। उसी प्रकार से हवन यज्ञ की परंपरा अलग अलग ओकेशन में, किसी की डेथ के टाइम पर जब 13 दिन हो जाते हैं, 13वीं होती है, तब भी हवन होता है। बच्चा कोई हुआ, उसका पहला बर्थडे है, या जब सूतक खत्म हो गया। सूतक आप लोग समझते होंगे, सूतक क्या होता है दोस्तों? आप में से जो लोग हिंदू ट्रेडिशन से बिलोंग नहीं करते हैं, जिनको नहीं पता, मैं आपको एक बात बता देता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जब भी घर में किसी की डेथ होती है हिंदू धर्म के अनुसार, या कोई पैदा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि घर कुछ दिन के लिए अशुद्ध हो जाता है। पैदा होने के टाइम पर भी, यस यू हर्ड मी राइट, और मरने के टाइम पर भी। तो तब तक अलग अलग घर के अलग अलग रीति रिवाज परंपरा होते हैं। कहीं घर में 45 दिन तक पूजा नहीं होती है, कहीं पर 1 महीने तक नहीं होती है, कहीं पर 11 दिन नहीं होती है, कहीं पर 15 दिन नहीं होती है। अलग अलग घर के रीति रिवाज होते हैं, कहीं पर 1 हफ्ते नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद एक हवन करवाया जाता है शुद्धता के लिए, एक पूजा पाठ करवाई जाती है। चाहे कोई मर गया हो, 13वीं पर आपका घर शुद्ध हो जाता है, 13वीं पर हवन होता है, 13वें दिन पर। और जब कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो वो फिर घर वाले डिसाइड करते हैं कि उनको 7वें दिन, 11वें दिन, 15वें दिन, 20वें दिन, 1 महीने बाद या 45 दिन बाद कब ये हवन और ये सब आयोजित करवाना है पंडित को बुलाकर। तो इससे आपके घर की शुद्धि हो जाती है, और दोबारा जो आपके घर के पूजा पाठ के जो नियम कानून कायदे होते हैं, आप उनको दोबारा रिज्यूम कर सकते हो। ये सब चीजें आज भी मानी जाती हैं, आज भी फॉलो करी जाती हैं। तो इट इज लार्जली अ पार्ट ऑफ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। वैदिक टेक्स्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री ये जो वैदिक टेक्स्ट हैं, फिर चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, या अथर्ववेद हो, या उनके उपवेद हो, या फिर उनके सबप्राट हो, ब्रांचेस हो, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये हम भारत के इतिहास को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम वैदिक टेक्स्ट के ट्रेसेस को ढूंढने जाएं रीजन वाइज, तो हमें पता लगेगा जब 2nd मिलीनियम बीसी और 1st मिलीनियम बीसी जब चल रहा था, तब लार्जली हमें वैदिक टेक्स्ट के थ्रू हिस्ट्री पता लगती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की और नॉर्दर्न इंडिया की। यानी कि भारत का एक तो ये वाला हिस्सा, थोड़ा सा पार्ट आप इसमें सेंट्रल इंडिया को भी ले सकते हो, और ये वाला हिस्सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इतना जो पार्ट है हिस्ट्री का, वो हमें रीजन, लोकेशन और ज्योग्राफी वाइज थोड़ा बहुत उसके हमें संकेत मिलते हैं, कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजों को हम ट्रेस कर सकते हैं वाइल रीडिंग द वैदिक टेक्स्ट। ओके, जैसे हमें 10 वॉर्स के बारे में बताया जाता है ऋग्वेद के अंदर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक कवर करवाया था, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसको कहीं का बार महाभारत का युद्ध भी माना जाता है। और वो आपका होमवर्क भी था, आपको कमेंट करके बताने कि उस 10 राजाओं के युद्ध का प्रॉपर नाम क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन डेट्स के अलावा
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ डेट्स कि ऋग्वेद एक्चुअली यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद लिखे कब गए, इनकी रेंज क्या है, 6000 to 1000 BC, 1500 to 500 BC, लेटर वैदिक टेक्स्ट, अर्ली वैदिक टेक्स्ट। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट फेस करते हैं, अब ये आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट वाले फेस करते हैं, और वो ये है जो भी वेदास के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया भी आज के लेक्चर में, जो एविडेंसेस हैं हम उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि हम वेदास के अंदर जो भी बातें लिखी गई हैं उसके एविडेंस के लिए अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स अगर इसको ढूंढने जाएं और चीज़ों को अगर एक्सकवेट करने की कोशिश करें, खुदाई करने की कोशिश करें, तो वो सारी चीज़ें आज भी हमें नहीं मिल पाई हैं। अब दिक्कत अगेन वही है कि वैदिक टेक्स्ट को पहले जो है वैदिक संस्कृत से नॉर्मल संस्कृत में लेकर आए, नॉर्मल संस्कृत से किसी और लैंग्वेज में लेकर आए, फिर उसके ऊपर अपनी नॉलेज बिल्ड करी, फिर उसके ऊपर अपनी रिलायबिलिटी बिल्ड करी। रिलायबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए एक्सकेवेशंस हुई, आर्कियोलॉजिस्ट आए, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें मिली नहीं। तो फिर जर्नी जो इस पॉइंट से शुरू हुई थी और इस पॉइंट तक आई है, तो वो बहुत बार आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के लिए मीनिंगलेस प्रतीत होने लग जाती है। अब एक चीज़ जो मैं आपको पढ़वाने जा रहा हूँ वो प्रिम्स रिलेटेड एक चीज़ हो सकती है आपके लिए। बड़े सारे जो सप्लीमेंट्री टेक्स्ट हैं जिसको हम वेदा के अंग मानते हैं, लिम्स ऑफ वेदास, और उन लिम्स को हम कहते हैं वेदांग। वेदा के 6 अंग होते हैं ओवरऑल, वेदास के ओवरऑल चारों वेदास के 6 अंग होते हैं, लिम्स होते हैं, इसे हम कहते हैं वेदांग, ठीक है, या वेदांग, यानी कि वेदा प्लस उनके ऑर्गन्स, ठीक है, उनके लिम्स। तो ये हमारी हेल्प करते हैं, ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट होते हैं, मतलब वेदास को और सिंप्लीफाई करने के लिए लिखे गए थे। जिससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमारी क्या हेल्प हो जाती है, एक तो हमें ये पता लगता है कि वेदास के अंदर जो भी मंत्र वगैरह आपको ओरिजिनली पढ़ने हैं उसकी प्रॉपर रेसिटेशन कैसे होनी चाहिए, प्रॉपर यूज़ कैसे होना चाहिए उसका, और आपको समझना कैसे। क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों, सिर्फ वेदास के साथ ही नहीं, लेकिन कोई भी रिलीजन की किताब हो या फिर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, फिर चाहे आप बाइबल को पढ़ो, आप कुरान शरीफ को पढ़ो, आप हिंदू धर्म की कोई भी किताब को पढ़ो, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको उससे मैक्सिमम लाभ उठाना है ना, आपके मुख से प्रोनाउंसिएशन क्लियर निकलनी चाहिए, ठीक है। आपको वो चीज़ क्लियरली सामने वाले को भले ही आप बता ना पाओ, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं आ पा रही है तो फिर आपके पढ़ने का उस चीज़ को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि फिर आप यूनिवर्स में ना कंफ्यूजिंग शब्द जो है वो एमिट कर रहे हो। इसलिए कुछ लोग आपने देखा होगा ना, जल्दी जल्दी करके हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं ना, तो वो कुछ भी बोलते चलते हैं, उसके अंदर कुछ भी, वो फटाफट अपनी लय में स्टार्ट हो जाएंगे। श्री गुरु चरण सरोवर निज मन मुकुर सुधारी बनो रघुबर बिमल जसु जो दागो विचारी बुद्धि तो निजान के सुमरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव में हर काल विकार। अब उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा, पर वो जल्दी रश में कवर करना चाहते हैं कि भाई 80 लाइन्स हनुमान चालीसा की इतने आराम से पढ़े कौन। लेकिन वही इसको अगर आराम से अगर पढ़ा जाए तो आप यूनिवर्स को अच्छी एनर्जी एमिट करोगे, और ऐसा माना जाता है कि फिर आप हनुमान चालीसा का, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स का मैक्सिमम लाभ उठा सकते हो। शब्दों का उच्चारण आपके मुख से सही निकलना चाहिए। जैसे उसके अंदर लाइन आती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु दस जो दायकू फलचारी। अब इसके अंदर जो तीसरी लाइन है ना, पहले जो दोहा गाया जाता है, बुद्धिहीन तनु जाने के, हम हनुमान जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जानते हो मैं बुद्धिहीन हूं, मैं गवार हूं, मुझे कुछ नहीं आता। ये बुद्धि देने का काम, बल तो शारीरिक बल तो दो ही दो मुझे, लेकिन मुझे मानसिक बल भी दो। बुद्धिहीन तनु जाने के सुमर्यो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोई, मुझे बल भी देना, बुद्धि भी देना, विद्या भी देना। बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरहु कलेश बेकार। और मेरे जीवन में जितने भी कलेश है, कुछ भी नेगेटिविटी है, उसको सबको वो खत्म करो। अब ये बोल तो जाते हैं कई लोग, लेकिन इसको फील करा कभी क्या?
तो वो एनर्जी पहुंचाई कैसे यूनिवर्स तक? जब वो पहुंची नहीं, फिर कह रहे हैं भाई मैं तो कब से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कोई असर ही नहीं हो रहा, सब बर्बाद हो जा रहा है मेरे घर में, ये मर जा रहा है, वो मर जा रहा है, वो बीमार चल रहा है, ये बीमार चल रहा है। क्योंकि भाई पढ़ना आ ही नहीं रहा ना आपको। ये चीजें वेदास को और सिंप्लीफाई करने के लिए वेदांग में लिखी हुई है, और इनकी मैं महत्वता आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये सब चीजें याद रहें। इसको सिर्फ आप एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ो, ऐसे तो आपको याद ही नहीं हो पाएंगी ये सब चीजें, बहुत टफ है फिर ये आप अगर समझोगे इन डिस्कशंस को मेरी जो मैं आपको करवा रहा हूं, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से रिटेन रहेगी ये वाली चीज़ें। प्रीलिम्स के अंदर आप जैसे इनको देखोगे आपका दिमाग क्लिक हो जाए कि हाँ भाई हमें बताया था हमारे सर ने। तो वेदांग जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि इसके 6 लिम्स होते हैं, राइट, 6 पार्ट्स होते हैं इसके। तो वो कौन कौन से हैं? फिनेटिक्स, इसका मतलब शिक्षा, मीट्रिक, छंद, ग्रामर, व्याकरण, एटमोलॉजी, निरुक्त, रिचुअल, कल्प, और एस्ट्रोनॉमी। याद रखना एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष विद्या। ओके, ये इसके 6 नाम है। ये आपको प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ वेदांग या फिर लिम्स ऑफ वेदा। ऐसा करके आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस, पंजाब पीसीएस, एमपीपीएससी या कहीं पर भी यूपीएससी के एग्जाम के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। अब दोस्तों क्या है, जो ब्रॉडर पीरियड है ना, जहां पर हम ये मानते हैं कि वेदांग टेक्स्ट कब कंपोज करेगा, याद रखना अभी हम वेदास की बात नहीं कर रहे हैं, वेदास के लिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेदांग टेक्स्ट कब लिखे गए, वो ऐसा माना जाता है कि इट हैज बीन रिटन डाउन फ्रॉम 500 to 200 BC। ठीक है, अब एक प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट, और उससे पहले जैसे आप ये बुक देख लो, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। इन वेदांग में से जो ये जो 6 लिम्स है ना वेदास के, इनमें से सबसे फेमस जो आज तक रेलेवेंस होल्ड करके रखता है वो है वेदांग ज्योतिषम। मतलब ये वाली जो किताब है ना एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, मतलब जो फील्ड है इसकी ब्रांच है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आज भी। ठीक है, तो हाँ मैं आपको प्रीलिम्स रिलेटेड एक फैक्ट बता रहा था। एक महाकवि थे जिनका नाम था यश्क। उनका एक वर्क है ऑन द एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड्स इन द ऋग्वेद। एटिमोलॉजी मतलब ये होता है कि आप किसी वर्ड को ना इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ, उसको डिकोड कर पाओ। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर कुछ जो शब्द हैं उसको खींच कर, उसको आराम से समझ कर एक वर्क लिखा गया था जो कि महाकवि यश ने लिखा था, और जिस वर्क का नाम था निरुक्त। और ये वर्ड्स लिए कहां से गए थे? ऋग्वेद से लिए गए थे। तो प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ये जो निरुक्त जो वर्क है वो किसका है? यक्ष का है। और निरुक्त वर्क के अंदर यक्षा ने जो भी ये वर्ड्स को खींचकर एक कंपाइलेशन बनाई है, एक पोएम टाइप बनाई है, तो वो कौन सी वेदा की बुक से बनाई है? तो आंसर इज ऋग्वेद। ये ऋग्वेद की किताब से ली गई। ओके, एंड दिस बिलोंग्स टू अराउंड 5th century BC। तो ये वाली बुक का नाम, आपने वर्क का नाम सुना नहीं होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में हर साल आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से चेक करोगे ना, तो कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं प्रीलिम्स के अंदर वो बुक्स की थीम्स पर होते हैं, बुक्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और वहीं पर अगर आप स्टेट पीएससी पर जाओगे ना, लाइक एमपीपीएससी आपका हो गया या फिर आपका यूपीपीसीएस हो गया, ये वाले जो एग्ज़ाम्स हैं ना, इनमें तो आप कम से कम हिस्ट्री के क्वेश्चन में ऐसे बुक्स रिलेटेड जो थीम्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 7 से 9 क्वेश्चंस की रेंज मानो आप, कि अलग अलग हिस्ट्री के बुक्स को लेकर उसके ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम कर देना, फिर चाहे वो फैक्चुअल हो चाहे वो स्टेटमेंट वाला हो। बहुत पसंद आता है एग्जामिनर को ये पूछना। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आज आपको ये जानने को मिला कि यक्षा की एक बुक है निरुक्त नाम से, जो कि एक वर्ड्स की एटमोलॉजी की कंपाइलेशन है, और वो ऋग्वेद से जो वर्ड्स जो है वो लिए गए हैं, वो शब्द लिए गए हैं, और ये 5th century BC के अंदर ये जो है ये लिखी गई थी, कंपाइल करी गई थी। ठीक है,
तो दोस्तों, अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शनल जो है वो अवेलेबल हैं। लॉ जो है वो प्राची मौर्य मैम करवाएंगी आपको, बाकी जो 3 हैं वो मैं संभाल रहा हूँ, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया और PSIR हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो मटेरियल है, अगर आपको ये एक्सेस करना है वो, तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट स्कैन द QR कोड फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर। 21 रुपये आप हमें सेंड करो, पेमेंट कंप्लीट करो, उसका स्क्रीनशॉट लो पेमेंट का, और आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर इस नंबर पर वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। हमारी टीम आपको डायरेक्टली जो है PPTs सेंड कर देंगी, जिससे आपको ये मटेरियल आप एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वेदास के बारे में कंप्लीट डिस्कशन जो है हम कर चुके हैं। अब हम और जो इतिहास की जो बुक्स हैं, जैसे अरण्यकास, उपनिषद्स, ब्रह्मणास, अब हम उसके बारे में, पुराण्स, हम उसके बारे में धीरे धीरे करके अब डिस्कशन अपनी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर अभी बड़ा है ये वाला काफ़ी उपेंद्र सिंह का, हम धीरे धीरे करके अब दूसरी बुक्स की तरफ आएंगे। लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो डिस्कशन थी वो वेदास की थी। अगर आपको ये समझ में आई है तो अब आने वाला चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।